चलिए आज 2300 साल पीछे चलते हैं, एक ऐसी जगह जहां एक खौफनाक तबाही का मंजर हमारे सामने है। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नजरिया बदलकर रख दिया था। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए, जलते हुए मांस की गंध और तलवारों की वो भयानक खनक। सामने जो दया नदी बह रही है ना, वो अब कोई आम नदी नहीं रही। लाखों सिपाहियों के गाढ़े खून से इसका पानी पूरी तरह सुर्ख लाल हो चुका है। ये तबाही की एक ऐसी खौफनाक तस्वीर है जिसे सदियों तक भुलाया नहीं जा सका। लाल दया नदी और कलिंग युद्ध के वो भयानक परिणाम। जीत की खुशी मनाने की जगह एक सम्राट अपने ही बनाए हुए इस कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़ा मरते हुए लोगों की चीखें सुन रहा है। लेकिन इतिहास इस खौफनाक मोड़ तक पहुंचा कैसे? इसे समझने के लिए हमें चंडाशोक के शासन और इस क्रूर विजेता के उदय को देखना होगा। चलिए देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के इस तीसरे वारिस की शुरुआत आखिर कितनी खौफनाक थी। चंडाशोक यानी अशोक द फियर्स या भयंकर अशोक। आपको बता दूं, ये कोई आम उपाधि नहीं थी जो किसी को भी मिल जाए। कहा जाता है कि सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए उसने अपने ही 99 भाइयों का खून बहाया था। और क्रूरता की हदें तो देखिए। इस शासक ने धरती पर सचमुच का एक नरक बना रखा था, एक ऐसा खौफनाक बंदी गृह जिसका इकलौता मकसद कैदियों को बिना किसी रहम के तड़पा तड़पा कर मारना था। इस सम्राट के अंदर परम सत्ता की एक ऐसी अंधी भूख थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। पूरे भारत को अपने पैरों तले रौंदने की इसी जिद ने उसकी विशाल सेनाओं का रुख सीधे कलिंग के उस दुर्भाग्यशाली राज्य की तरफ मोड़ दिया। और फिर होता है कलिंग का जागरण और वो महासंग्राम, एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जहां दया की कोई गुंजाइश नहीं थी। जब ये दोनों सेनाएं आपस में भिड़ीं तो युद्ध के सारे नियम ताक पर रख दिए गए और नतीजा निकला एक ऐसा महाविनाश जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। अब जरा इस विनाश के पैमाने को समझिए। 1,00,000, जी हां, पूरे 1,00,000 लोगों की जिंदगियां उस एक अकेले युद्ध के मैदान में हमेशा के लिए खत्म कर दी गईं। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। और बात सिर्फ उन 1,00,000 मौतों पर ही खत्म नहीं होती। उस भयानक नरसंहार के तुरंत बाद करीब 1.5 लाख लोग रातों रात बेघर हो गए। वे अपनी उजड़ी हुई जिंदगियों और खंडहर हो चुके घरों के बीच बस भटकने के लिए छोड़ दिए गए। लाशों के उस विशाल ढेर को देखते हुए, जिसमें शायद कोई मृत बौद्ध भिक्षु था या कोई बेजान छोटी बच्ची, उस क्रूर सम्राट का पत्थर दिल भी भीतर तक कांप उठा। उसके मन में एक गहरा सवाल गूंजा, ये कैसी जीत है जहां सिर्फ और सिर्फ मातम है? और बस इसी एक झकझोर देने वाले सवाल ने उसकी सारी क्रूर महत्वाकांक्षाओं को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। यहीं से शुरुआत होती है धर्माशोक के मार्ग की, और जन्म होता है एक शांति दूत का। राख और खून से सने उस मैदान के ठीक बीचों बीच वो खूंखार शासक भीतर से पूरी तरह मर गया और एक बिल्कुल नई पहचान उभर कर सामने आई। ये इतिहास के सबसे बड़े और नाटकीय बदलाव में से एक है। एक तरफ चंडाशोक, जो क्रूरता, नरक जैसे बंदीगृहों और कभी न खत्म होने वाले युद्ध का प्रतीक था, और दूसरी तरफ धर्माशोक, शांति और अहिंसा का पुजारी। सोचिए, धरती पर नरक बनाने वाले उस इंसान ने अपनी खून से सनी तलवार हमेशा के लिए फेंक दी और एक शांत जीवन को गले लगा लिया। और इस शांत जीवन का आधार बना अहिंसा, बौद्ध धर्म का वो मूल सिद्धांत जो न सिर्फ हिंसा का विरोध करता है बल्कि हर जीवित प्राणी के प्रति गहरी करुणा और सम्मान सिखाता है। इसे अपनाने का सीधा सा मतलब था युद्ध को पूरी तरह से नकार देना। लेकिन हमें इस अचानक आए बदलाव के पीछे की असली वजह का भी निष्पक्षता से विश्लेषण करना चाहिए। इतिहासकार आज भी इस बात पर गहराई से बहस करते हैं, क्या ये कलिंग के उस भयंकर सदमे और सच्चे पश्चाताप से जागा हुआ कोई रातों रात का आध्यात्मिक पुनर्जन्म था, या फिर इतने विशाल और अलग अलग हिस्सों में बटे हुए उपमहाद्वीप पर बिना किसी बगावत के राज करने की एक बेहद सोची समझी कूटनीतिक चाल? खैर, मकसद चाहे जो भी रहा हो, इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसने अशोक की विरासत को पत्थरों पर हमेशा के लिए उकेड़ दिया। उनके इन कदमों ने पूरे एशियाई महाद्वीप को एक नया आकार दिया और इतिहास पर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी। इस नई सोच वाले शांतिवादी सम्राट ने अपना पूरा शासन जनता की भलाई के लिए लगा दिया। उन्होंने ऊंचे ऊंचे पत्थरों और स्तंभों पर नैतिकता के संदेश उकेरे। शौक के लिए किया जाने वाला शिकार
पूरी तरह छोड़ दिया गया, इंसानों के लिए बड़े बड़े अस्पताल बनवाए गए और सबसे कमाल की बात, दुनिया में पहली बार जानवरों के अधिकारों के लिए भी शुरुआती नियम बनाए गए। और इसका असर आज भी हमारे सामने है। हमारे आधुनिक भारत का तिरंगा और उसके बिल्कुल बीचों बीच मौजूद अशोक चक्र या फिर हमारा राष्ट्रीय प्रतीक लायन कैपिटल ऑफ अशोक, ये सब उसी काल से तो प्रेरित हैं। यानी 2300 साल पुरानी ये प्राचीन विरासत आज भी सीधे तौर पर आधुनिक भारत की पहचान को परिभाषित करती है। तो अंत में एक बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने छूट जाता है, क्या कलिंग के युद्ध ने ही अशोक को महान बनाया, या क्या इतिहास ने उनके बाद के अच्छे कामों के पीछे उनकी उस अमानवीय क्रूरता को बड़ी चालाकी से छिपा दिया? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या एक खौफनाक अतीत को सचमुच अच्छे कर्मों से मिटाया जा सकता है, या फिर शांति की ये अद्भुत कहानी किसी भी विजेता द्वारा चलाया गया अब तक का सबसे सफल कूटनीतिक अभियान है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं?